लंबे समय से प्रतीक्षित लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। देश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, जबकि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इसका नतीजा 4 जून को घोषित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तरह आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तारीखों का ऐलान किया। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए सिस्टम तैयार है। आपको बता दें कि मोदी सरकार का कार्यकाल 16 जून को खत्म होने जा रहा है। देश में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता है। इसमें 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता है। 10.5 लाख मतदान केंद्र, 55 लाख से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल इस बार लोकसभा चुनाव में किया जाएगा। आयोग द्वारा अब तक 17 लोकसभा चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। राजीव कुमार ने अपील करते हुए कहा कि हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत मेहनत की है। मदार अब आपके हाथ में है, इसलिए वोट करें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू होगा। इसके बाद दूसरा चरण 29 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, 6वां चरण 25 मई और 7वां चरण 1 जून को होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू करने के संकेत दिए थे। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले यह कानून लागू हो जाएगा। आखिरकार केंद्र सरकार ने सीएए कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्र सरकार ने अब देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए कानून का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में फिर से बसाना यानी उन्हें नागरिकता देना है। 2019 में मोदी सरकार ने संसद में सीएए पास कराया था। उस वक्त पूरे देश में इस सीएए कानून का विरोध हो रहा था और यह भी मांग की गई थी कि इस कानून को रद्द किया जाए। इसके बाद अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिरकार शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारत में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि तीनों देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुख्य रूप से हिंदू और सिखों पर अत्याचार किया जाता है। पिछले 75 वर्षों में लाखों नागरिकों ने भारत में शरण ली है। यह अधिनियम इन शरणार्थियों को भारत की कानूनी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। सीएए कानून के विरोधियों के मुताबिक बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी कई मुस्लिम नागरिकों ने भारत में शरण ली है। उन्हें भारतीय नागरिकता देने के संबंध में इस कानून में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा नागरिकता पंजीकरण रजिस्टर लागू किया जाएगा। इसलिए इस बात की आलोचना हो रही है कि मोदी सरकार की योजना मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने या निर्वासित करने की है। सीएए कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य केवल अफगानिस्तान और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। साथ ही अमित शाह ने यह भी साफ किया है कि इस कानून के लागू होने से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए कांग्रेस का वादा था। जब देश का बंटवारा हुआ तो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ। उस समय कांग्रेस ने वादा किया था कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि शाह ने इस पर कहा है कि अब वह इससे पीछे हट रहे हैं। अमित शाह ने यह भी बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए सीएए कानून को लागू करने का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई सहित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तो देखा आपने, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए विपक्ष को घेर लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सीएए लागू होने पर देश में किस तरह का माहौल पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमडीआर न्यूज। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म है। हर दल अपना अपना दाव आजमा रहा है ताकि वो जीत हासिल कर दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो सके। ऐसे में बीजेपी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वो पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम बनाने का सपना साकार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के वो 3 बड़े वादे जिसके बलबूते बीजेपी विपक्ष को धाराशायी करने में सफल हो सकती है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में चंद दिन बचे हैं तो मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने कल पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया, जिससे मतदाताओं को चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश मिला है। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले अपने 3 वादे पूरे कर विपक्ष को इस दांव से मुश्किलों में डाला है और अब इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी 2019 से ही कह रही है कि वह सीएए कानून लागू करेगी। इसी साल राज्यसभा में इस एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मुहर लगा दी थी, लेकिन विरोध के कारण इसे लागू होने में 5 साल लग गए। लेकिन फिर भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले
कानून लागू कर अपना बड़ा वादा पूरा कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि भाजपा द्वारा पूरा किया गया पहला वादा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था। मोदी सरकार ने 2019 में ही इस धारा को हटाने का फैसला करके अपना पहला वादा पूरा किया। सरकार को तब ताकत मिली जब पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण एक और बड़ा वादा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया गया। राम मंदिर का वादा पूरा कर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ही विपक्ष को करारा झटका दिया है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था और इस पर खूब राजनीति भी हुई थी। तो देखा आपने, इन 3 बड़े वादों को पूरा करने के बाद मोदी सरकार अब लोकसभा चुनाव का सामना करने जा रही है। इससे साफ है कि चुनाव प्रचार के 3 वादों को पूरा करने का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए ये बात कही है। उन्होंने इन तीनों मुद्दों पर कांग्रेस और विपक्ष की जमकर आलोचना की। तो देखा आपने, बीजेपी एक से एक बढ़कर फैसले लेकर विपक्ष को चकमा दे रही है। ऐसे में देश की जनता लोकसभा चुनाव में किसका साथ देती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। भारतीय राजनीति इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। हर पार्टी अपना अपना चुनावी माहौल सेट करने में बिजी है। ऐसे में देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विपक्ष से एक चाल आगे चलते हुए अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान करते जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने के बाद सभी का ध्यान इस बात पर था कि बाकी सीटों को लेकर क्या फैसला होगा। अब बीजेपी ने महाराष्ट्र से 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जालना से रावसाहेब दानवे, डिंडोरी से केंद्रीय मंत्री भारती पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल और दक्षिण से डॉक्टर सुजय विखे और रावेर से रक्षा खड़से को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। जबकि पुणे से मुरलीधर मोहोल और बीड से प्रीतम की जगह पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की थी। इसमें महाराष्ट्र को जगह नहीं दी गई थी। बीजेपी ने पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य के नामों की घोषणा हुई थी। गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह और सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नंदुरबार से हिना गावी, धुले से सुभाष भामरे, जलगांव स्मिता वाघ, रावेर रक्षा खड़से, अकोला अनूप धोत्रे, वर्धा से रामदास तड़स, नागपुर से नितिन गडकरी, चंद्रपुर सुधीर मुनगंटीवार, नांदेड़ प्रताप पाटिल चिखलीकर, जालना से रावसाहेब दानवे, डिंडोरी से भारती पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, मुंबई उत्तर से गोयल, मुंबई उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेचा, पुणे से मुरलीधर मोहोळ, अहमदनगर से सुजय विखे पाटिल, बीड से पंकजा मुंडे, लातूर से सुधाकर श्रृंगारे, माडा से रंजीत सिंह नाइक निंबालकर, सांगली से संजय काका पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा हो गई है। हालांकि बीजेपी ने महाराष्ट्र से दिग्गजों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ सांसदों का टिकट काट दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से मनोज कोटक, प्रीतम मुंडे, उन्मेष पाटिल समेत उत्तरी मुंबई पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी शामिल है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य पीयूष गोयल को गोपाल शेट्टी की जगह लेने के लिए नामित किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3 सीटें शामिल है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा से 1, त्रिपुरा में 1, अंडमान निकोबार में 1, दमन दीव में 1 जैसी कुल 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। सूची में 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के भी नाम शामिल है। इस सूची में 27 SC और 18 ST उम्मीदवार है। 195 में से 57 OBC उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है। तो देखा आपने, बीजेपी ने लोकसभा की तैयारी पूरे जोर शोर से की है और अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी के सामने कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी हर दल करता दिख रहा है, पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपने अंदाज से विपक्षी दलों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अब ऐसे ही खबर बिहार से सामने आई है। दरअसल नीतीश कुमार इंडी गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ फिर से सरकार में शामिल हो गए हैं और CM भी बन गए हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया है,
क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यूनाइटेड जनता दल को साथ लेकर अच्छी चाल चली है। पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नीतीश कुमार के गले में डाल दी थी। इसके बाद उन्होंने कुछ ही महीनों में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और वे अब दोबारा बीजेपी के साथ सरकार में आ गए हैं। इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब बीजेपी ने एक कदम पीछे हटते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। बिहार में एनडीए के सीट के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। इसके बाद राज्य में बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक एक सीट दी गई। हालांकि बीजेपी ने राज्य की 40 सीटों का गणित सुलझाने में काफी मेहनत लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि उसने नीतीश कुमार से एक सीट ज्यादा लेकर भविष्य की राजनीति का संकेत दे दिया है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने एनडीए में पासवान की अहमियत बढ़ाते हुए सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है। सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान और बीजेपी आमने सामने थे। इसी में यह भी चर्चा थी कि उन्हें विपक्ष ने ऑफर दिया था, लेकिन बीजेपी ने पासवान को जाने नहीं दिया। 5 सीटों पर उन्होंने उनसे समझौता किया। इसमें एक सीट पर नीतीश कुमार को झटका लगा है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 40 सीटों पर 50-50% हिस्सेदारी का फैसला किया था। इसके मुताबिक दोनों पार्टियां 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि पासवान को 6 सीटें दी गई थी। उस वक्त पासवान की पार्टी में कोई फूट नहीं थी। अब पार्टी विभाजन के बावजूद भी उन्होंने 5 सीटें हासिल की है, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट इस बार नहीं मिली है। चिराग पासवान को महत्व और जेडीयू से एक सीट ज्यादा मिलने के कारण बीजेपी ने राज्य में बढ़त बना ली है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में पार्टी की ताकत बढ़ाकर और नीतीश कुमार के दबाव को जोखिम में डालते हुए अकेले दम पर सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी की यह कूटनीति अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।